हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज संडे को बीपीएससी 67th प्रीलिम्स का सेकेंड सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो इस बार सिर्फ वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ, तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी करते चलूँगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ सेकेंड के लिए मैं रुकूंगा ताकि आप उसका क्वेश्चन गेस कर सके और आंसर भी साथ ही में बताता चलूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि 150 क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग 120 मिनट रहता है। मेन एग्जाम में ऋणात्मक अंक का नहीं रहता है। हम वीडियो जो बनाएंगे लगभग 1 घंटा का रहेगा, ठीक है। आप यदि प्रैक्टिस कर सकते हैं तो पॉज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन को छोड़कर चल रहा हूँ, ठीक है ना। और अंत में वीडियो का जो है आंसर मिल जाएगा। इस बार आंसर तो हम साथ ही लेकर चल रहे हैं, इसलिए अंत में फिर ऑप्शन का जो है फोटो नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आराम से धीरे धीरे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ठीक है। ये तो एक बात हुई। यह खोज कहाँ पर हुई, पैमाने की खोज कहाँ हुई? पहला ऑप्शन कालीबंगन, बी ऑप्शन हड़प्पा, सी चहुंदड़ी, डी लोथल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। मतलब कौन किस काल में लिखा गया उसके अनुसार ये होना चाहिए। और दूसरा है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी में है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी में है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जितना देर तक हम पढ़ते हैं उतना देर में पढ़ के गेस करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए तीसरा है, सिकंदर महान एवं पुरुषपुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी की, झेलम की, सतलज के, चेनाब की। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। गेस कर सकते हैं और हम आंसर भी बताते हैं आपको। ये आंसर होगा झेलम के। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला, गेस कर सकते हैं कि आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो लास्ट में जो दीक्षित किया गया था, जिनको दीक्षा दी थी बुद्ध भगवान ने, तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद ने। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। गेसिंग कीजिए क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। कन्नब या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, सी नंबर नारायण, डी नंबर सुशर्मा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कन्नब या कान्व वंश का संस्थापक जो था साहब, ये आपका था ऑप्शन ए, वसुदेव। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो ये इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों एक भी नहीं सही है। ये आपका बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। गेस कर सकते हैं क्या होगा आपका आंसर। तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की दोस्तों? तो ये आंसर मैंने लगता है गलत लिख दिया है। मेरे मन में जहाँ तक आ रहा है कि ये चंद्रगुप्त होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन को हमने लिख कर रखा है, वो है आपका
श्रीगुप्त। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या फिर बाद में मैं कमेंट में बताता हूँ। आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 राजवंश है, दूसरा उसके संस्थापक है। तो चल ये इसको देखते हैं 9 नंबर कि क्या मिलाना है। तो 9 नंबर का आप ये यहाँ पे, हाँ इसी स्लॉट पे एक बार में टोटल लिखना चाहिए। इस पे आप थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है ना। वर्धन, मौखरी, बाकाटक, मैत्रक। और सूची 2 है संस्थापक में भंडारक, हरिवर्मा, विंध्य शक्ति, पुष्य शक्ति। अब इसको मिलाना है आपको, तो अब आइए ऑप्शन पे। इस पे थोड़ा और रुकना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन ये लंबा हो गया। आइए तो इसका आंसर देखते हैं। तो वर्धन वंश का जो हो जाएगा आपका, ये पहले आंसर इसका टेकअप कर लेते हैं, ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसके अनुसार आप 4 2 3 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हितोपदेश के लेखक कौन है? वानभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब आप उस ऑप्शन के अनुसार उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। हितोपदेश के लेखक है वानभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ये आंसर होगा आपका नारायण पंडित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है। आइए, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा है? तो 11 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के लोगों को। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। तो ये मुक्त रखा था ब्राह्मणों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता विकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन वन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड, या फिर द्वितीय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका कौन सा होगा? 12 का। तो 12 का होगा आपका वी, पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता जो रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ये मेन लक्ष्य था महमूद गजनवी का। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुधा पूछा जाता रहता है। निकोलो द कॉन्टी। तो ये 14 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? देवराय फर्स्ट के समय में इतालवी यात्री निकोलो दो कांटी भारत आया था। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य, रामानुजा, रामानंद, कबीर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये काम किया दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का, तो रामानंद ने। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इन्होंने उलमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सीए सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं होती थी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सूफियों के बारे में क्या असत्य है?
तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन सूफियों के बारे में सही है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? बाबर ने खजाने का मुंह खोल दिया किस युद्ध के बाद? तो ये होगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ऐसा किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। गेसिंग करते रहिए आप लोग, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्ट डी निवोली। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो साहब ये आंसर आपका होगा वह पुर्तगाली कौन था? तो वह पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एलोरा शक और महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। तो दोस्तों ये सिर्फ सही है आपका, खजुराहो जो है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? गुरु हरि राय, गुरु हरि किशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। किस गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? बम्बई और थाने, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा, उसके बाद है कलकत्ता और आगरा। तो ये आपका 22 नंबर का आंसर होगा। टेलीग्राफ मुंबई और थाने के बीच रेल चला था, तो टेलीग्राफ कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ये 23 नंबर का क्या होगा? चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पी त्यागराज सेठी, छत्रपति महाराज, ई.बी. रामास्वामी नायकर, सी ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुल्ले। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर है गांधी जी से अलग होने वाले ये थे ई.बी. रामास्वामी नायकर। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका होगा बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में जो चलाया गया। चारों ऑप्शन में से आपका सटीक आंसर यही है, केरल। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा 25 का, ये लखनऊ। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये आंसर है दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन के समय में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, बी पश्चात शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना,
सी में है आपका सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। डी है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका है ऑप्शन ए, जो सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। 27 का ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट 28 क्या कह रहा है। आइए 28 देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920-22 में क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित करना पड़ा, बंद करना पड़ा। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। और ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका हो गया 29 का ऑप्शन बी, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये हुआ। आइए देखते हैं डी डे। वह दिन है जब जर्मनी ने ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा की, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी, डी जर्मनी ने सहयोगियों को सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका विश्व का इतिहास हो गया। तो विश्व का इतिहास लगभग कम ही पूछा जाता है, बस एक क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया है। तो ये आंसर होगा मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी, उस दिन को डी डे के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी, ना कि सूर्य से बढ़ती दूरी देखना है। तो मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। बी है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। सी में ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। डी में है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो ये आपका क्या होगा? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार 31 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, तो सबसे नज़दीक शुक्र है पृथ्वी के, उसके बाद नज़दीक मंगल है, तब जाकर बुध है, तब जाकर बृहस्पति है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो ये पृथ्वी का जो भूपटल को के भाग को बांटा गया है, तो पृथ्वी के धरातल इन ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो उसका सही क्रम क्या होगा? 3 यहाँ पे है, उसी को यहाँ पे अरेंज करना है। सीमा, स्याल, नीफे। तो सीमा, स्याल, नीफे में अब यदि इसको सजाते हैं तो आप सबसे पहले स्याल को सजाइएगा, तब सीमा, तब जाके नीफे। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं फ्राट, वैगनर, होम्स, ग्रेगरी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता वैगनर हैं, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 34 नंबर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों जगह से मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? पर्वत श्रेणी की गणना किस
स्थल रूपों में की जाती है। तो देखते हैं ये आपका आंसर क्या होगा। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवात की दिशा क्या होती है। इसको थोड़ा लंबा ऑप्शन है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। बी ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। सी है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में भी घड़ी की सुई के विपरीत। डी है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में घड़ी की सुई के अनुकूल। तो ध्यान देना है, चक्रवात और प्रति चक्रवात से इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन हमारे पास चक्रवात से रिलेटेड है और ये आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। आइए देखते हैं 37 नंबर, जलोर पंख कहाँ निर्मित होते हैं। नदी के तट पर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर, नदी के किनारों पर, झील के किनारों पर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका क्या होगा। तो ये पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर जलोर पंख निर्मित होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। चलिए इसको आप गेस कीजिए, आंसर क्या होगा। तो नील नदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन का डेल्टा। आइए देखते हैं 39 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। पछाव मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ। तो ये आपका क्या होगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका पछाव मेघ को मोती की माता कहते हैं। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। सवाना, पंपास, प्रेरीज, वेस्ट नहीं, बेल्ड होगा वहाँ पे, ठीक है, इसको एल कर सकते हैं, बेल्ड। तो बताइए दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। आपका 40 नंबर का ऑप्शन होगा बी, पंपास। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सुर सरोवर वेटलैंड्स कहाँ स्थित है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सुर सरोवर वेटलैंड्स कहाँ स्थित है। 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। आइए 42 नंबर देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है। मिजोरम, निकोबार, केरल, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये ऑप्शन डी होगा, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत है, वनावरण का। आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 43 नंबर का जो आपका सटीक आंसर है, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है उप प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था। आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। संबंधित सदन द्वारा, निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 148, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ई। यहाँ पे एक भी सही नहीं है। महान्यायवादी जहाँ तक ये होगा 76 अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं
46 नंबर, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 5%, 10%, 15%, 25%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो विरोधी दल के नेता बनना है तो कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10% वोट लाना होगा। नहीं, सदस्य की संख्या कितनी होगी कम से कम, तो ठीक है 10% होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, ना संघ सरकार के लिए, ना ही राज्य सरकार के लिए। क्या होगा आंसर? या फिर पांचवा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये होगा संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए ये कार्य करता है। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1994 ईस्वी। तो ये आपका होगा नई संसदीय समिति का जो शुरुआत हुआ भारत में दोस्तों, ये होगा सी ऑप्शन 1991 ईस्वी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेरित है किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। तो ये आपका होगा फ्रांस, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका होगा हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है, तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है।